कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जत्रु भाई बटले भी किसान भाई बहुत बहुत जोहार है। स्वागत है कार्यक्रम में और हमारे संगे हमारे भौजी हैं रूम की भौजी। बिल्कुल, नाम तो आपको अच्छे से याद रहता है लेकिन काम कुछ याद है कि एकदम काम याद है भाई। आओ हमारे मन फटाफट देखो थे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पलामू में अनुदानित दुधारू पशु वितरण की है योजना। झारखंड में की जाएगी 5 नई सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत। बरसात में मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं रोग रोधी किस्म स्वर्ण प्रफुल्ल्या। और अब समाचार विस्तार से। जिला गव्य विकास कार्यालय पलामू की ओर से वर्ष 2015-2016 के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत दुधारू पशु वितरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये कार्यक्रम 2 चरणों में कार्यान्वित किए जाएंगे, जिनमें 2 से लेकर 50 गाय या भैंस का ग्रामीण क्षेत्रों में अनुदान और बैंक ऋण पर वितरण किया जाना है। इस योजना से लाभ लेने के लिए पलामू जिला के ग्रामीण 8 जून 2015 तक जिला गव्य विकास कार्यालय पलामू में अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। झारखंड सरकार राज्य में 5 नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू करने जा रही है। ये हैं तिलैया सिंचाई योजना, डोमनी नाला सिंचाई योजना, शुरू जलाशय योजना, बुढ़ई जलाशय योजना और राढ़ू जलाशय योजना। इन सिंचाई परियोजनाओं पर कुल 1825 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनके पूरा होने से सरायकेला, कोडरमा, हजारीबाग, जयनगर, गढ़वा, देवघर, मधुपुर, सारठ, रांची और सिल्ली के कई हजार हेक्टेयर खेतों को पानी मिल सकेगा। इन योजनाओं को 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। धान की पारंपरिक विधि और श्री विधि में रोपाई के दौरान कतारों और पौधों के बीच की दूरी अलग अलग होती है। सामान्य रोपा में कतारों के बीच 15 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें, जबकि श्री विधि में कतारों एवं पौधों के बीच 25-25 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अपने राज्य में खरीफ के मौसम में सबसे अधिक धान फसल की खेती होती है। जो किसान SRI विधि यानी श्री विधि से धान की खेती करने वाले हैं और रोपाई के समय इस बात पर विशेष ध्यान दें कि कतारों के बीच की दूरी और पौधों के बीच की दूरी पारंपरिक विधि के बनिस्पत ज़्यादा हो, ताकि खरपतवार नियंत्रण के लिए कृषि यंत्र कोनो वीडर चलाने के लिए जगह मिल सके। जो सामान्यतया जो लगाने की दूरी है वो तो 15 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर का है। कतार से कतार 15 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हैं। लेकिन श्री विधि में जो SRI सिस्टम ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन है, इस विधि में जो पौधे से पौधे की दूरी 25 गुने 25 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी भी 25 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर के वर्गाकार रूप में इसको लगाने से वो अच्छा है, क्योंकि उसका जो है फसल हमारा जो सस्य क्रियाएँ जो की जाती है उसमें चाहे निकाई गुड़ाई का काम हो, खरपतवार नियंत्रण हो, ये सब चाहे हम लोग सजेस्ट करते हैं कोनो वीडर चलाने के लिए, तो उसके लिए जो उपयुक्त जगह चाहिए वो 25 सेंटीमीटर अगर पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी रहे तो ज़्यादा अच्छा है। राज्य के जो किसान बरसात के मौसम में मिर्च की खेती करना चाहते हैं, वो इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए वैसी किस्मों का चयन करें जो अधिक वर्षा सहन कर सके, रोग रोधी हो और अधिकाधिक उपज देने में सक्षम हो। किसान भाइयों, झारखंड में मिर्च की खेती से बहुत ही किसानों को फ़ायदा हो सकता है अगर आप बरसात के दिनों में मिर्च का खेती करते हैं। और इसमें क्या है कि बरसात में सबसे ज़्यादा बाज़ार में दाम रहता है और मिर्च का बढ़वार भी सबसे ज़्यादा बरसात के दिनों में होता है। उसमें सिर्फ आपको ध्यान देना है कि आप मुरझा रोग रोधी और अधिक वर्षा सहन करने वाली किस्मों का चुनाव करें। उस तरह के 2 किस्म का बीज जो है हमारे अनुसंधान केंद्र पलांडू पर उपलब्ध है। एक है स्वर्ण प्रफुल्ल्या और दूसरा है काशी अनमोल K2। दोनों का जो है खेती आप बरसात के दिनों में कर सकते हैं। गर्मा धान की खेती करने वाले किसान हो या खरीफ में धान लगाने वाले किसान, आप धान की कटाई के लिए रीपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे समय, श्रम और मजदूरी तीनों की बचत होती है।
और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आई नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खदानों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपये से 2200 रुपये, चावल मध्यम 2300 रुपये से 2500 रुपये, चावल उत्तम 3500 रुपये से 4500 रुपये, गेहूँ 1650 रुपये से 1950 रुपये, चना 3200 रुपये से 3400 रुपये, दाल अरहर 7100 रुपये से 7750 रुपये, दाल मसूर 6950 रुपये से 7450 रुपये, दाल चना 4000 रुपये से 4500 रुपये, सरसों तेल 8750 रुपये से 9900 रुपये, चीनी 3100 रुपये से 3300 रुपये, आलू 600 रुपये से 1000 रुपये और प्याज 1700 रुपये से 1900 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसके तहत हमने आपको जल्दी जल्दी दिलाई ढेर सारी जानकारी। और वो जानकारी, अरे वाह, जानकारी में रहे कि नवा नवा तकनीक के हमारे मन देख ली किसान भाई, और संगे हमारे मन बाजार भाव के देख ली और मौसम कर भी जानकारी ले ली। बिल्कुल, और भी बहुत सारी जानकारी हम लेकर आए हैं, लेकिन इन जानकारियों को देने से पहले छोटा सा विराम। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। तो किसान भाई, विराम करवा दे धाव सब किसान मन के फिर से हमरे मन स्वागत करे थे कार्यक्रम में। और जहाँ तक बात है जानकारी कर, जानकारी है किसान भाई, देखो मौसम बदलत मौसम में हमरे मन कृषि कार्य भी करीला। जैसे गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम में भी बहुत सारा कृषि कार्य है, बरसाती मौसम में भी करेला, लेकिन उकर फसल का तैयारी करे से पहले हमरे मन पानी का व्यवस्था किसी खेत में करब। यानी आज की जो जानकारी है वो जल के विषय में एकदम। तो फसल उत्पादकता वास्ते हमरे मन के कैसे कृषि कार्य करे है, पानी का व्यवस्था वास्ते से हमरे मन के जानकारी लेना है। और जानकारी हमरे मन के देवे विशेषज्ञ डॉक्टर परवेज आलम। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हम अपने कार्यक्रम में आपको कई विषयों पर जानकारी देते रहते हैं और आज इसी क्रम में हम आपको जानकारी देंगे जल उत्पादकता की वृद्धि के बारे में। ये जानना चाहते हैं कि जहाँ तक हमें पता है कि जल की उत्पादकता हम बढ़ा नहीं सकते या हम उसका उत्पादन नहीं कर सकते, तो जल की उत्पादकता से क्या मतलब है, किसान भाइयों को समझाएं। देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि जल जो है भगवान ने हम लोग को बहुत सीमित मात्रा में दिया है और जितना जल हम लोग को दिया है उसको हम लोग न बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं। हाँ, लेकिन उसका स्थान परिवर्तन हो रहा है जो कि हमारे लिए समस्या का विषय बनते जा रहा है। क्योंकि आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि दिन पर दिन जो है भूगर्भ का जो जल स्तर है वो नीचे से नीचे होते चला जा रहा है। तो इससे आने वाले दिनों में क्या नुकसान हो सकता है? इससे ये नुकसान हो सकता है कि हमारे पास ज़मीन कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए ज़मीन रहेगी, हमारे पास बहुत अच्छे किस्म के बीज भी रहेंगे, हमारे पास कीटनाशक रहेंगे, हमारे पास श्रम रहेगा, लेकिन जल नहीं रहेगा तो हम किसी भी तरह की खेती की कल्पना नहीं कर सकते। तो यह आपने सही कहा कि जल का तो उत्पादन हम कर नहीं सकते, तो फिर जल उत्पादकता से मतलब क्या है जी? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जल हमारा है उसको हम किस तरह से संरक्षित करें आज के समय में, कि कल होके हम उसका उपयोग अपने कृषि कार्यों के लिए उसको हम कर सकते हैं। तो जल को बचाना, संरक्षित करना ही जल का उत्पादन है। तो आज हम लोग इसी पर ये करेंगे और मुझे लगता है कि
अभी का जो समय चल रहा है, जिस समय किसान के खेत में अभी कोई फसल नहीं लगी है और अब आने वाले कुछ दिनों में जैसे खरीफ में प्री मानसून और मानसून का जो वर्षा होगा, इस पीरियड में किसान हमारे कुछ करते नहीं हैं, तो ये बहुत अच्छा समय होता है जल उत्पादकता की वृद्धि को बढ़ाने का। डॉक्टर साहब, आपने बहुत विस्तार से ग्रामीण भाइयों को बताया कि जल उत्पादकता का अर्थ क्या है, लेकिन हम ये भी चीज़ जानना चाहेंगे कि अभी का मौसम जो है वो गर्म है, तो अभी के समय में वर्षा जल को संग्रहण करना या जल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके और उपाय हैं जो कि हमारे किसान भाई कर सकते हैं? जी देखिए, वर्षा का जल संग्रह करना ये अलग इशू है, क्योंकि वर्षा जब आएगी तब उसको आप संग्रहित करने का सोचेंगे। अभी तो वर्षा आपको मिलेगी नहीं। अभी ये करना है कि अभी आपको खेत में जो नीचे जो पानी है, जो ज़मीन के अंदर जो पानी पड़ा हुआ है, उसको कैसे संरक्षित करें, है ना। तो उसके लिए अभी जैसे किसान भाई को अगर आप कहेंगे कि खेत में गहरी जुताई करते हैं, तो किसान भाई कहेंगे नहीं, जुताई करने से मुझे क्या लाभ है, मैं नहीं करूँगा, इससे मुझे जो है वो ट्रैक्टर का पैसा लगेगा, इसमें मेरा श्रम जाएगा। ऐसा सोच बिल्कुल गलत है, ऐसा ना करें। अभी आपको ये करना चाहिए कि सबसे पहले खेत का जो है मेड़बंदी आप दुरुस्त करें, यानी जो खेत का जो मेड़ है उसको आप अच्छे ढंग से टाइट करके बांध दें, इस अनुमान में कि जब वर्षा आएगा तो आप जो खेत में आपके जो पानी मिलेगा वो आपके खेत में ही रहे, यानी खेत का पानी खेत में रहे, इसका आप पूरा उपयोग माने कोशिश करें आप इसको करने का। दूसरा कि मैं कह रहा हूँ कि खेत की गहरी जुताई करें। गहरी जुताई करने से तात्पर्य ये होता है कि जब आप ज़मीन का जब प्रोफाइल देखेंगे, यानी ज़मीन को जब हम लोग काट के देखते हैं तो उसमें छोटी छोटी नलियाँ बहुत सारी होती हैं जो कि ज़मीन की ऊपरी सतह से ज़मीन के कई फीट नीचे तक जाती हैं। इन्हीं नलियों से जो है क्या है कि वो ज़मीन के नीचे का जो पानी है वो धीरे धीरे ऊपर आता है और ज़मीन के सतह से वो भाप बन के आसमान में उड़ जाता है। तो इसको कैसे हम लोग रोकें? तो इसका रोकने का सबसे सरल तरीका है कि आप खेत का गहरी जुताई करें। जब गहरी जुताई करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो नली जो आपस में जुड़ी हुई थी ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपरी भाग को आपने उसको तोड़ दिया, है ना। तो अब जो नीचे से जो पानी आ रहा था वो एक जहाँ तक जुताई किया है वो वहीं तक आके रुक जाएगा, उसके ऊपर पानी नहीं आएगा। एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा है कि अगर आप गहरी जुताई करेंगे तो अभी क्या होता है कि धूप बहुत तेज़ मिलेगी। जब धूप तेज़ मिलेगी तो आपके खेत में बहुत सारे ऐसे भी कीड़े मकोड़े, खर पतवार जिनके बीज पड़े हुए हैं, कीड़े मकोड़े के लार्वा, अंडा, बच्चे सब वहाँ रहते हैं, तो वो सब इस तेज़ धूप में जल करके वहाँ नष्ट होते हैं। यानी आप जो ये 1-1.5 महीना का जो समय होता है वो खेत को आप तैयार होने के लिए एक अच्छा समय देते हैं कि अगर आप गहरी जुताई करें। तो इससे देखिए 2 फायदा हो गया। एक तो आप जो वाष्प बन के उड़ रहा था उसको आप रोकने में सफल होते हैं, और दूसरा जो मिट्टी का जो सेहत है, जो जैसे कि उसमें जो बिना मतलब का जो कीड़ा मकोड़ा उसके अंडे हैं, उसके लार्वा है, वो जल के नष्ट हो गए। बहुत सारे खरपतवार जिनके वहाँ पर बीज पड़े रहते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो जब आप इसके बाद जब कृषि कार्य करने जाएंगे खरीफ मौसम में, तब आप इसको फ़ायदा आप देखेंगे कि आपकी फसल बहुत अच्छी वहाँ होगी। चीज़ और जानना चाहेंगे, हम अपने कार्यक्रम के दौरान कई जगहों पर घूमते हैं राज्य भर में, और हम लोगों ने अनुभव किया है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ चारों ओर से पहाड़ों से घिरे हैं और वर्षा जल वहाँ पे संग्रहित नहीं हो पाता है या किसी भी तरह का जल जो है वो रुक नहीं पाता, ढालू ज़मीनें हैं। तो वैसी परिस्थिति में वहाँ के किसान भाइयों को आप कोई सलाह देना चाहेंगे जल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए? जी, ऐसा है कि जहाँ पर ज़मीन ढलुआ है तो वहाँ पे भी हम आपको यही कहेंगे कि गहरी जुताई करें। तो गहरी जुताई करने के लिए आपको वहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि ढालू के विपरीत दिशा में आप जुताई करेंगे, ढालू के दिशा में जुताई नहीं करेंगे। तो मेरे किसान भाई ये अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि ढालू जिस तरफ से ढालू जा रहा है ऊपर से नीचे की तरफ है, तो आप बाएं से दाएं तरफ खेत की जुताई करेंगे ताकि मिट्टी क्षरण की प्रक्रिया को रोका जा सके, ढलान की विपरीत दिशा में। दूसरा, अगर संभव हो सके तो आप छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण ढालों के बीच में कर सकते हैं, और ये गड्ढे जो हैं आपको जब पानी की वर्षा ऋतु जब आरंभ होगा तो इस गड्ढे में पानी वहाँ पर रुकेगा और रुकने के साथ वो मिट्टी का क्षरण को भी रोकेगा। और जब आपको इरिगेशन करने की आवश्यकता होगी, सिंचाई करने की आवश्यकता होगी, तो फिर आप इसी पानी से सिंचाई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। चलते चलते हमारे किसान भाइयों को बताएं जिनकी ज़मीनें समतल हैं, हमने ढालू की बात कर ली, लेकिन जिनकी ज़मीनें समतल हैं उस पर वो किस तरह का उपाय कर सकते हैं? अगर ज़मीन समतल है तो खेत के एक भाग में, किसी एक कोने में आप ज़रूर एक अच्छे से गड्ढे का निर्माण करें।
जो गैर मजरूवा ज़मीन है जिस पे आप खेती नहीं करते हैं, सड़क के किनारे बहुत सी ज़मीन ऐसी रहती है जो खाली पड़ी रहती है, उसमें आप छोटे छोटे गड्ढे का निर्माण करें, यानी डोभा का निर्माण करें। जितना ज़्यादा डोभा आप अभी बनाएंगे इस गर्मी में, क्योंकि आपके पास अभी खेत में करने का फसल नहीं है, तो आप अभी एक तरह से अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। तो इस समय को बर्बाद न कीजिए, इसको उपयोग में लाइए, छोटे छोटे डोभों का निर्माण करिए और उसमें वर्षा ऋतु के आने का इंतजार कीजिए। जब वो वर्षा ऋतु आएगा तो इस पानी से न खरीफ ही नहीं बल्कि आप रबी की फसल को भी आसानी से ले सकते हैं इस तरह के कार्य करने से। डॉक्टर साहब, इस महत्वपूर्ण विषय पे जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और जोहार किसान भाइयों। और किसान भाइयों, आपका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये जो जानकारी जल के विषय में थी वो बढ़िया लगी होगी एकदम, और एकदम। आप भी अपने जीवन में जरूर इसका प्रयोग करेंगे। एकदम। अब भाई देखो, हमरे मन कृषि कार्य बढ़िया से करब, खेती बाड़ी का काम बढ़िया से करब, तो हमरे मन के उत्पादन भी बढ़िया भेटाई और हमरे मन का आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, है नहीं? बिल्कुल। और भी जानकारी है, लेकिन इन जानकारी को देने से पहले चलिए देख लेते हैं एक छोटा सा संदेश। अरे ओ सालू की माँ, आई जी आई, बस हो गया। अरे जल्दी करो, बहुत काम है। लीजिए, आपको तो हर समय जल्दी ही रहता है। अरे बाबा, आज खेतों की जुताई भी करनी है और कई जगह फसलों पर दवा का छिड़काव भी करना है, समझी? हाँ? अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक ठीक। ठहरो बाबा, जरूरी चीजें तो भूले ही जा रहे हो। जरूरी चीजें? अरे पगली, सब कुछ तो ले ही लिया है। ये रहा कीटनाशी, ये रही मशीन और ये रहा भोजन। और ये दस्ताना, मास्क और ये चश्मा। धत पगली, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है माँ, सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए? हाँ रामधन भैया, सालू ठीक कह रही है। जहरीले कीटनाशी के इस्तेमाल से पहले पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके छिड़काव से पहले शरीर को पूरी तरह से ढक लेना चाहिए, खास करके नाक, मुंह, आँख, ताकि विषैले कीटनाशी का दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर ना हो। हाँ, भोजन को कीटनाशी से हमेशा दूर ही रखना चाहिए। बाबा तुम चलो, मैं भोजन लेकर खेत पर आ जाऊंगी। अरे रामधन भैया, बिटिया तो बहुत समझदार है। आखिर किसान की बेटी जो हूँ चाचा। भाई बहुत बढ़िया संदेश, छोटा सा संदेश लेकिन हमारे मन वास्ते बहुत कारगर संदेश है नहीं? बिल्कुल। और जो दूसरी वाली जानकारी है, हम लेकर आए हैं ओल के विषय में। एकदम। और देखो किसान भाई, हमरे मन कर जे ओल फसिल है हमरे मन कर झारखंड प्रदेश में अब बृहद पैमाने में अब उत्पादन करे शुरू कर दे हैं किसान भाई मन, है नहीं? तो इकर बारे में अब हमरे मन के जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि कैसे हमारे मन वैज्ञानिक तरीका से इकर खेती करब और इकर प्रभेद कौन। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, ओल की वैज्ञानिक खेती कैसे करें? डॉक्टर साहब, सबसे पहले किसान भाइयों को बताएं कि झारखंड में ओल की खेती की क्या संभावना है? ओल एक कंदबरी की फसल है जो बहुत ही लाभदायक इसका खेती होता है। तो किसान भाई इस क्षेत्र में आजकल इसका खेती बहुत सफलतापूर्वक कर रहे हैं। तो एक सबसे बड़ी इसमें जो सुविधा है, इसको मतलब जानवर नहीं खाते हैं, तो इसका खेती इस विशेष करके ये जो खरीफ के मौसम में इसका खेती बहुत ही सफलतापूर्वक होती है। तो किसान भाई कर भी रहे यार, इसका जो बाज़ार भाव भी अच्छा मिल जाता है और किसान अपना घर में इसको रख भी सकते हैं। तो जैसे जैसे बाज़ार का ज़रूरत पड़ता है उस हिसाब से बेच के वो पैसा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी जानकारी दी कि अपार संभावनाएं हैं इसकी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ। अब हम करते हैं सर कि अगर ओल की खेती किसान करना चाहता है तो सबसे पहले आता है भूमि। तो किस तरह का भूमि का चुनाव होना चाहिए? जी हाँ, जैसे ओल की खेती के लिए भुरभुरा मिट्टी चाहिए और जो हल्की बालुई दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। जो हमारा इस झारखंड का इस क्षेत्र में जो मिलता है हल्की मिट्टी है, तो इसके खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। लेकिन ज़मीन की जो तैयारी करना है वो 2-3 बार अच्छा तरह से जुताई करके भुरभुरा कर ले, और जिससे जो कंद का जो विकास अच्छा ढंग से हो, उसके लिए मतलब करीब 20 से मतलब 35 सेंटीमीटर गहराई तक अच्छा तरह से जुताई करके फिर जैसे मिट्टी भुरभुरा जाए उसके बाद उसको लेवलिंग कर लेना है। और जो ओल का हम खेती करने जाएंगे तो हम समतल भूमि में नहीं लगाएंगे, थोड़ा हम गड्ढा बना के और गड्ढा के सामने मिट्टी ऊंचा कर देंगे और उसमें हम लगाए। तो गड्ढा जब हम करने जाएंगे
तो जैसे ओल का खेती में हम देखते हैं जो हम लोग जो बीज लगाते हैं, जो कंद जिसको कर्म कहते हैं, तो वो करीब आधा से 1 किलो का हम लोग लेते हैं लगाने के समय। तो ये जो जब आधा किलो का हम लगाएंगे पीस या पूरा, तो उस समय हम जो दूरी रखेंगे, मतलब उसके लिए जो हम गड्ढा खोदेंगे, तो करीब 1 फीट से थोड़ा ज़्यादा, मतलब 35 सेंटीमीटर चौड़ा और 35 सेंटीमीटर गहरा, मतलब लंबाई चौड़ाई और गहराई 35 गुना 35 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वही जब हम और उसका जब दूरी रखेंगे, पौधा से पौधा और लाइन से लाइन की दूरी आधा मीटर रखेंगे, माने 50 सेंटीमीटर दोनों तरफ से। लेकिन जब हम 1 किलो का बीज लगाने जाएंगे, कंद लगाने जाएंगे, तो हमारा दूरी हो जाएगा 90 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर, मतलब दोनों तरफ से, लाइन से लाइन, मतलब पौधा से पौधा। तो उसके लिए जो हम गड्ढा खोदेंगे वो थोड़ा चौड़ा होगा, क्योंकि वो 2 फीट का गहरा है, 2 फीट लंबाई चौड़ाई, इस हिसाब से हमको गड्ढा खोदना है। और हर गड्ढा में करीब 2 से 2.5 किलो कंपोस्ट या अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद उसमें देना है। साथ साथ जो रासायनिक खाद प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग तो करेंगे गड्ढा में, लेकिन प्रति हेक्टेयर के दर से जैसे 325 किलोग्राम यूरिया, 400 किलोग्राम आपका सिंगल सुपर फॉस्फेट और करीब 250 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग करना है। लेकिन पौधा जब हम कंद लगाने जाएंगे उस समय हम गड्ढा में जो देंगे वो पूरा फास्फोरस का दे देंगे, मतलब जो सिंगल सुपर फॉस्फेट दे देंगे पूरा डोज, और आधा डोज यूरिया का और आधा डोज आपका पोटाश का देंगे लगाने समय। अब बाकी जो आधा डोज रहेगा मात्रा आपका यूरिया का और पोटाश का, म्यूरेट ऑफ पोटाश का, उसको हम फिर 2 भाग में बांट के देंगे। एक देंगे 35 दिन बाद, लगाने का 35 दिन बाद, फिर दूसरा फिर लगाने का 75 दिन बाद, मतलब 2.5 महीना बाद। और उस जब हम प्रयोग करेंगे उससे पहले हम खरपतवार निकाल देंगे, प्रयोग करेंगे, फिर हम मिट्टी चढ़ा देंगे। और इसमें एक चीज़ किसान को ध्यान रखना है, ऐसे किसान बहुत जो प्रगतिशील किसान करते ही हैं, इसमें मल्चिंग देना बहुत आवश्यक है। उससे हमारा जो नामी बना रहता है और खरपतवार भी नहीं निकालते हैं। तो विशेष करके जैविक मल्चिंग, जैसे विशेष करके आपका जो पुआल, धान का पुआल और नहीं तो सूखा पत्ता, इससे लगाने के बाद हम मल्चिंग कर देते, ढक देते ज़मीन को। उससे आपका अंकुरण में भी अच्छा होता है, पौधा आने में, प्लस उसका जो वृद्धि विकास भी अच्छी होती है। और करीब करीब जैसे हमारा जैसे 1 किलो का हम लेंगे कंद, तो करीब 12,000 केजी चाहिए, मतलब 12 टन हमको चाहिए, आपको कर्म चाहिए, जो लगाने वाला कंद है वो चाहिए लगाने के लिए। तो इस हिसाब से, और जैसे लगाने का जो समय है वो देखना है, जिसके पास पानी का सुविधा है तो फरवरी मार्च में वो लगा दे। और लगाने के बाद जैसे गड्ढा में पानी देना आवश्यक है, अच्छा पौधा निकालने के लिए, और फिर ज़रूरत के अनुसार देना है। और विशेष करके 10-12 दिन में एक बार पानी देने से काफ़ी है, जो कि हम उसमें मल्चिंग कर रहे तो नामी बना रहा है, खरपतवार भी हमारा कम निकालता है उसमें। तो ये चीज़ किसानों को ध्यान में रखना है। डॉक्टर साहब, आपने रोपाई की विधि बताया, गड्ढे तैयारी के बारे में बताया, रासायनिक खाद के बारे में भी आपने बताया। आपने एक शब्द बोला था कि जो कंद जो है वो आइडियल साइज आधा से 1 किलो, तो आधा से 1 किलो बाजार में सभी किसान को उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो अगर किसान को बड़ा कंद मिलता है तो उसको किस तरह लगाए, क्या कोई उपचार करे? जी हाँ, मतलब ये जैसे आधा किलो का जैसे बड़ा कंद मिलेगा, जैसे हम अभी इसके जो उन्नत किस्म के बारे में जानकारी नहीं दिए है, तो उन्नत किस्म इसमें जो जिसमें गला नहीं खुजलाता है, नहीं कटता है, वो है गजेंद्र किस्म है, जो पूरा देश में जिसका खेती हो रहा है। तो उसका जैसे बड़ा साइज का मिलता है, तो जैसे हमको आधा से 1 किलो करना है तो काट के
उसको ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि जब हम काटेंगे तो उसको जैसे गोबर की जो घना हम घोल बना लेंगे और उसमें उसको डुबा के छाया में सुखाएंगे। उसमें हम थोड़ा जो ब्लू कॉपर भी डालेंगे जिससे कोई सड़न गलन ना हो, और इसमें उसका जो पौधा निकालने में भी सुविधा मिलता है, सहायता करते हैं, और बीमारी से भी, गलन से भी, रोटिंग से भी इसको मिलता है। तो इस हिसाब से काट के भी लगा सकते हैं। लेकिन जो काटेंगे ये चीज़ जरूर ध्यान में रखना है, जब काटेंगे जो ऊपर का जो रिंग अंश है जहाँ से पौधा निकालते हैं वो अंश रहना चाहिए। हाँ, जब काटेंगे ऐसा से काटेंगे जैसे सभी काट पीस के साथ ऊपर का अंश रहे, क्योंकि वहीं से पौधा निकालता है। ये चीज़ किसान भाई जरूर ध्यान में रखे, तो वही उपचार करके ही लगाना है। डॉक्टर साहब आपके धन्यवाद। और किसान भाइयों जोहार। अभी हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़े थे डॉक्टर R.S. पान जी, और हमारे मन के बताते रहे ओल कर खेती कर बारे में। तो किसान भाई आशा करेले रोय मन के ये दोनों तरह कर हमारे मन जानकारी करवा ले, रोय मन खातिर बहुत से बहुत लाभप्रद हुई और रोय मन कर से बगरा फायदा उठा है। बिल्कुल, बहुत सारे फायदे तो आप उठाते हैं और उठाते भी रहेंगे, लेकिन इसी के साथ जरूरी है कि आप हमें खत लिखे एकदम। और खत लिखे से पहले रोज बताइए कार्यक्रम कर पता रहे तो बताई दो, तो जल्दी से लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रांची रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो किसान भाई रोयमन आशा करेला कि जरूर से जरूर हमारे मन के अपन सुझाव लिख भेजब, और कार्यक्रम में रोयमन के कैसन कैसन चीज़ पसंद लागेला, क्या चीज़ रोयमन के दरकार है, सेकर बारे में जानकारी जरूर से जरूर देव हमारे मन के। बिल्कुल, विदा लेने का वक्त है, लेकिन विदा लेने से पहले यही कहेंगे कि जितनी भी जानकारी हम आपको देते हैं आप उसका जरूर प्रयोग करें। एकदम एकदम। तो भाई यह आशा का साथ है, अब हमारे मन 2 योजन के विदा दो। जोहार।